दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे कि बलजीत है, रिमझिम है, शहनाज है, शिवम है, दीपक है, गोपाल कुमार है, करण कुमार है ना, कनिका है, अभिषेक है, सत्यम है, पुष्कर है, कुंदन है, आलोक है, विकास है, अपूर्व है, निशा है, अमित है, सचिन है, प्रिया है। तो ये सब स्टूडेंट है जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलरता और मूललता। कल के क्लास में ही हम ये टॉपिक लेकर के आए थे कि कल के क्लास में ही इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन मूल अंश पढ़ने में ही काफी समय लग गई थी, तो इसलिए मैंने उस क्लास में मूल अंश पढ़ा के ही छोड़ दिया था। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मूलरता और मूललता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि मूल अंश को अन्य किस नाम से जानते हैं और उसे किस चीज से सूचित करते हैं। एक बार आप सभी प्यारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कृष्णा कुमार, चंदन, जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं, सभी स्टूडेंट जो है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मूल प्रभाज को हम अन्य किस नाम से जानते हैं और उसे किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है। मूल प्रभाज के नाम से जानते हैं मूल अंश को और उसे एक्स से सूचित करते हैं, सही है। आइए देखते हैं कि यहां पर क्या है बाबू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है आज के क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, तो चैप्टर टू का विलयन पढ़ रहे हैं। और इस विलयन में लेक्चर नंबर क्या पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? लेक्चर नंबर 5 कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात है सुधांशु बाबू, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मूलरता और यहां पर क्या है, मूललता है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मूलरता और मूललता के बारे में पढ़ना है, यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है बाबू। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ना है। अब यहां पर देखेंगे तो क्या है कि ये मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है, यानी कि जो हमारे पास मोलरता है और जो हमारे पास मोललता है, इन दोनों का जो है आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस है। इस बार के भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे, तो आप सभी स्टूडेंट इसे ध्यान से सुन पढ़िएगा। ये आपके एग्जाम के लिए MVVI है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो आप जरूर हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। हम आपको उस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे और हम जो है आपको इसे मतलब कि हर संभव समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो मेरे कहने पर पहले चैप्टर का आधा घंटा रिवीजन किया है? एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिए। तो कितने मेरे प्यारे छात्र हैं जो मेरे कहने पर हाफ एन आवर पहले चैप्टर का क्या किया है, रिवीजन किया है? कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। और हम आपको बता दे बाबू कि जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक पहला चैप्टर का डेली रिवीजन करना है, हाफ एन आवर डेली रिवीजन करना है, ठीक है। आइए, जब तक आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम और आप मिलकर के इतिहास नहीं रच सकते हैं। अगर इतिहास रचना है तो हमें भी मेहनत करना होगा और आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है बाबू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेडिंग में लगाइएगा बाबू मूलरता। क्या लगाइएगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे मूलरता, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूललता। तो हेडिंग में लगना चाहिए मूलरता। चलिए हेडिंग में लगा लीजिए, मूलरता हेडिंग में लगाइए। चलिए हेडिंग में क्या लगाइएगा बाबू? तो हेडिंग में मूलरता लगाइएगा। हेडिंग में क्या लगाइएगा? हेडिंग में मूलरता लगाइएगा। मूलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? तो मूलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोलैरिटी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, मूलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। अब यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा बाबू? पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। एक आपको याद रखना है, विलय की मोलों की संख्या। हेलो, मैंने क्या कहा?
मैंने कहा कि एक शब्द आपको याद रखना है विलेय के मोलों की संख्या, और एक शब्द याद रखना है प्रति लीटर विलयन। क्या याद रखना है? प्रति लीटर विलयन। तो एक शब्द याद रखिए प्रति लीटर विलयन, और दूसरा शब्द याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा शब्द आप याद रखिएगा क्या? तो विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, यानी कि मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, यानी कि मोलैरिटी कहते हैं। बोलिए यस और नो। एक बार मेरे साथ बोलिए, प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब कि एक लीटर विलयन में जितने विलेय की मोलों की संख्या होगा, जितने विलेय के मोलों की संख्या होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग मोलरता कहते हैं। कितने स्टूडेंट को याद हुआ? जल्दी से बोलिए, कितने स्टूडेंट को यह बात याद हुआ? मैंने बोला प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बाबू, क्या कर रहे हैं यहां पर? नोट कर लीजिए इस चीज को। क्या लिखेंगे? प्रति लीटर विलयन में क्या लिखिएगा? प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के, ध्यान दीजिएगा बाबू, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? मोलरता कहलाती है। आपको एग्जाम के समय में इसे रटना पड़ जाएगा, तो आप अभी ही इसे सीख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के समय में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि आप अभी ही याद कर लीजिए, अभी ही अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको इसे रटना ना पड़े। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब बताइए, क्या इसमें आप लोग को कोई तकलीफ है क्या? इस डिफिनेशन में आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है क्या? बोलिए एक बार। नो सर। अब आप यहां पर बात यह आ रहा है कि मोलरता और मोललता के बीच यदि अंतर लिखने के लिए कहेगा तो हमें वहां पर 2-3 अंतर लिखना पड़ जाता है। तो यहां पर आप यह ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से मोल प्रभाज्य को एक्स से सूचित करते हैं, सेम उसी प्रकार से मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस प्रकार से मोल अंश को एक्स से सूचित किया जाता है, सेम उसी प्रकार से मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। किसे? कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। क्या लिखेगा बाबू? इसे कैपिटल एम लिखेगा, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, कैपिटल एम से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड ये प्रश्न को पूछा है, वो ये है कि बोर्ड ये प्रश्न पूछता है कि ताप का प्रभाव मोलरता पर पड़ेगा या नहीं। यानी कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो मोलरता पर कोई परिवर्तन होगा या नहीं, ये प्रश्न कई बार बोर्ड पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड जो है, इससे संबंधित ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ये बताइए, मोलरता में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? ये बोर्ड कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ध्यान दीजिएगा, तो मोलरता में परिवर्तन होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि ताप का प्रभाव मोलरता पर पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? ताप का प्रभाव मोलरता पर पड़ता है। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? तो आप समझिए बाबू, रीजन क्या है इसके ताप पर पड़ने का? रीजन ये है, इसका रीजन ये है, ध्यान दीजिएगा बाबू,
अगर आपको माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ताप का प्रभाव इस पर कैसे पड़ता है, तो देखिए बाबू, यहां पर मान के चलिए, यहां पर जो है हमने एक क्या बनाया, पात्र बनाया। हमने यहां पर एक क्या बनाया, पात्र बनाया। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर क्या बनाया, एक पात्र बनाया। ये अब आपको समझना है बाबू, आपको यहां पर यह समझना है कि अगर हम इसमें 1 लीटर जल डाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 1 लीटर जल डाल देते हैं, क्या करते हैं, 1 लीटर जल डाल देते हैं, क्या करते हैं बाबू, 1 लीटर इसमें जल डाल देते हैं। 1 लीटर इसे मान करके चलिए कि हमने यहां पर जल डाल दिया। 1 लीटर यहां पर हम क्या किए, जल डाल दिए। ध्यान दीजिएगा, कितना जल डाले हैं, तो 1 लीटर जल डाले हैं। तो यहां पर हमें लिखना होगा क्या, तो 1 लीटर क्या है, 1 लीटर H2O है। क्या है बाबू, 1 लीटर क्या है, H2O है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि जैसे ही हम यहां पर तापमान को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे ही हम यहां पर क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो द्रव के अणु जो होते हैं वो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, वो वाष्प बनने लगते हैं और उसका आयतन बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, जब यहां पर हमने 1 लीटर आयतन लिया, ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पर हमने 1 लीटर जल लिया और उस जल को यदि हम गर्म करते हैं, तो द्रव के अणु वाष्पित जब होते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ जाता है तो मोलरता में परिवर्तन आ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो मोलरता में परिवर्तन आ जाता है। बताइए कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आया? अगर आयतन बढ़ जाता है तो मोलरता में भी परिवर्तन आता है। कितने मेरे प्यारे छात्र को समझ में आया? कितने मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? पिक्चर भी बनाना है, बना ले तो बहुत अच्छा है, बना ले तो बहुत अच्छा है। और देखिए, जब तापमान को आप ठंडा कीजिएगा, यानी कि टेम्परेचर को जब आप कम करिएगा, तो क्या होगा, आयतन यानी जल के अणु संगुणित होंगे, और जब जल के अणु संगुणित होंगे तो इसका आयतन कमेगा, और जैसे ही आयतन कमेगा तो इसका मोलरता भी कम जाएगा। अब आप बताइए कि ताप का प्रभाव मोलरता पर पड़ता है या नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। तो अब आप बताइए कि ताप का प्रभाव यानी इस टेम्परेचर का प्रभाव मोलरता पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? जल्दी से। तापमान का प्रभाव, जैसे ही आप गर्म करेंगे जल के अणु क्या होंगे, वाष्पित होंगे, और वाष्पित जब होने लगेंगे तो इनका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो इसकी मोलरता भी बढ़ जाएगी। और जब इसको ठंडा करेंगे तो जल के अणु संघनित हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठा एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे, जिससे आयतन कमेगा, और जब आयतन कम जाएगा तो याद रखिएगा कि इसका मोलरता भी कम जाएगा। तो एक पॉइंट यहां पर बन सकता है, उस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे बाबू, तो हम ये लिखेंगे कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या लिखेंगे? मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यह बात आप याद रखिएगा, ताप का प्रभाव पड़ता है। इसका हर एक लाइन जो है बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहेंगे हर एक लाइन को आप याद रखिएगा, हर एक लाइन को आप याद रखिएगा। अब एक बात यहां पर समझिए बाबू, कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर तापमान को बढ़ाया, अगर हम तापमान को अगर यहां पर बढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए कि यहां पर मोलरता बढ़ेगा या घटेगा? मोलरता बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। अगर यहां पर हम तापमान को बढ़ा दें, अगर यहां पर हम तापमान को बढ़ा दें, तो क्या इसका मोलरता बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि जब तापमान बढ़ेगा तो मोलरता भी बढ़ेगा। दूसरी नंबर बात क्या है, ये देखिए कि अगर तापमान घटेगा, सोचिए बाबू, अगर तापमान घटेगा तो बताइए मोलरता क्या होगा? बताइए मोलरता क्या होगा? मोलरता क्या होगा? तो मोलरता भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बात है। अब देखिए बाबू, अब यहां पर 1 लीटर क्या है? विलयन है।
अब इस 1 लीटर विलयन में हम अगर कह रहे हैं कि चीनी का 1 मोल है, ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि इस 1 लीटर विलयन में चीनी का 1 मोल है, तो इसकी मोलरता कितना होगा बताइए। तो चीनी 1 मोल है तो इसकी मोलरता कितना होगा, डेफिनेशन के आधार पर बताइए बाबू, डेफिनेशन के आधार पर बताइए। मैंने क्या बताया, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर जल है या 1 लीटर, यहां पर विलयन मान लीजिए, यहां पर 1 लीटर विलयन है, यहां पर 1 लीटर विलयन है, ये 1 लीटर विलयन है। तो और यहां पर चीनी के 1 मोल है तो इसकी मोलरता 1 मोल। अगर चीनी के यहां पर 5 मोल होंगे, अगर चीनी के यहां पर 5 मोल होंगे तो इसकी मोलरता कितनी होगी बताइए। प्रति लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो इस 1 लीटर विलयन में यदि चीनी के 5 मोल है तो इसकी मोलरता 5 होगी। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बाबू, अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग को ये बात समझ में आया, बोलिए, क्या आप लोग को ये बात समझ में आया। ये बात अगर क्लियर हो तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, सर फिगर भी बनाना है, बिल्कुल बना लीजिए बाबू। नहीं समझ में आया, ओहो, चलिए जी, बिल्कुल, यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। अब आइए ध्यान देते हैं, यहां पर अगर हम कहते हैं कि इसमें विलय मान करके चलते हैं कि यहां पर कोई विलय है, कोई विलय है, और ये विलय ए है, क्या है बाबू, विलय ए है, और एक यहां पर क्या है, विलायक है, एक इसमें क्या मिलाया हुआ है, विलायक है, तभी तो विलयन बनेगा। तो यहां पर ये विलायक वी है, इतना बात आप समझिएगा। अब यहां पर आते हैं मोलरता बराबर फॉर्मूला पर आते हैं, क्या आते हैं बाबू, मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो विलय की मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मोलरता बराबर यदि फॉर्मूला की बात किया जाए तो क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या अब बाई क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा, क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, विलय मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, क्या लिखिएगा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या लिखेंगे बाबू, तो विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे, विलयन का क्या लिखेगा बाबू, तो विलयन का आयतन लिखेंगे, विलयन का आयतन लिखेंगे। और ये आयतन किस चीज में होगा, तो इन लीटर, मतलब कि लीटर में ये आयतन है, समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहां पर यदि देखा जाए तो क्या होगा, सेकेंड बात को समझिए, यहां पर सेकेंड बात को समझिए कि मोलरता बराबर में क्या है, कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में है। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर, समझिए बाबू, क्या लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर में क्या लिखेंगे, तो विलय की मोलों की संख्या, तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है, विलय के द्रव्यमान बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान, बोलिए यस और नो। यहां पर विलय की मोलों की संख्या है तो विलय के मोल के संख्या के सूत्र क्या होता है, विलय के द्रव्यमान बटा में विलय के आणविक द्रव्यमान, जल्दी बोलिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, इसी जगह पर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, विलय के, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या लिखेंगे, विलय के क्या लिखेगा, विलय के मूल, सॉरी, विलय के द्रव्यमान अपॉन में क्या लिखेगा, तो यहां पर लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे विलय का आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे बाबू, विलय के आणविक द्रव्यमान लिखेंगे, विलय के आणविक द्रव्यमान लिखेंगे, विलय के
आणविक द्रव्यमान लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर मोलरता बराबर में विलय के मोलों की संख्या के जगह पर क्या लिखेंगे, विलय के द्रव्यमान बटा में विलय के आणविक द्रव्यमान, और यहां पर क्या लिखेंगे, विलय का आयतन है तो इनटू में लिख देंगे यहां पर क्या, तो यहां पर लिखेंगे विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन किस चीज में होगा बाबू, विलयन का आयतन किस चीज में है, बोलिए, विलयन का आयतन किस चीज में है, यहां पर लीटर में है। अगर इस लीटर को अगर हम एमएल में अगर करते हैं, एमएल में करते हैं, तो यहां पर इनटू में क्या लगाना होगा, 1000 लगाना होगा। अब बोलिए ये बात समझ में आया क्या, ये लाइन कितने स्टूडेंट को समझ में आया, जल्दी से बताइए बाबू, कि अगर हम इस विलयन के आयतन को जो लीटर में है, इस लीटर को यदि एमएल में परिवर्तित कर देते हैं, तो यहां पर ये अगर एमएल में होगा तो ऊपर में 1000 लगाना होगा। जल्दी बोलिए बाबू, बोलिए। अब यहां पर समझिएगा क्या होता है, नेक्स्ट समझिए बाबू, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए कि मोलरता बराबर में, यहां पर जो मोलरता है, इस मोलरता को हम किससे सूचित करेंगे, तो इस मोलरता को हम सूचित करेंगे एम से सूचित करेंगे। किससे सूचित कीजिएगा, एम से। बराबर में क्या होगा, तो यहां पर विलय के जो द्रव्यमान है, तो इस विलय के द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, बोलिए। और जो यहां पर, तो यहां पर विलय के द्रव्यमान को, यहां पर द्रव्यमान को एम ए नहीं डब्ल्यू ए, विलय के द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए। तो यहां पर विलय के द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए लिखेंगे, और विलय के आणविक द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, तो आणविक द्रव्यमान को एम ए लिखेंगे। और गुने में क्या लिखेंगे, तो गुने में यहां पर 1000 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। और यहां पर क्या होगा, दोनों तो मोलरता ही है सर, नहीं दोनों मोलरता कैसे है, और यहां पर क्या लिखेंगे, विलयन का जो आयतन एमएल में है, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, तो आयतन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वी, और यहां पर क्या लिखेंगे, एमएल में लिखेंगे। अब बताइए क्या ये बात आप लोग को समझ में आया, बोलिए, ये बात आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए बाबू, क्या ये बात आप लोग को समझ में आया। यहां पर आपको याद रखना है कि डब्ल्यू ए जो है वो विलय के द्रव्यमान है, विलय के द्रव्यमान है, और एम ए जो है वो विलय के आणविक द्रव्यमान है, एम ए जो है वो विलय के आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बोला कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सिंपल सी बात, कॉन्सेंट्रेट रहिए बाबू, इसे एम से सूचित किया जाता है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाइएगा तो मोलरता बढ़ेगा, तापमान घटाइएगा तो मोलरता घटेगा। और यहां पर मोलरता बराबर सूत्र हो गया कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलय का आयतन हो गया, लीटर में हो गया। अब यहां पर विलय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलय के द्रव्यमान अपॉन में विलय के आणविक द्रव्यमान गुने में विलयन का जो आयतन है वो विलयन का आयतन एमएल में कर दिए, तो ऊपर में 1000 लगाना होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, विलय के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए से सूचित किए, और यहां पर गुने में 1000 था तो 1000 लिख दिए, और यहां पर ये आणविक द्रव्यमान था तो उसको हम एम ए से सूचित कर दिए, और यहां पर ये क्या हो गया, आयतन के जगह पर वी हो गया, एमएल में हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। बताइए अगर क्लियर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। जल्दी से बताइए, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। क्या इतना फास्ट कमेंट चल रहा है, सारे डाउट बाबू आप लोग इसी में पूछ रहे हैं सर, चैप्टर 1 का नोट्स नहीं ट्रांसफर हो रहा है सर, क्लास पीछे करके देखने का ऑप्शन नहीं है,
केमिस्ट्री क्या है सर, नाम लीजिए सर। भूकंप जैसा क्या लिख रहे हैं, पढ़ाएं कि हम इन सब चीजों का आंसर दे दें। चलिए देखिए बाबू, 90% डाटा खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन पर क्लास है बाबू, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग ही तो बोलते थे कि एप्लीकेशन पर क्लास होगा, एप्लीकेशन पर क्लास करवाइए, आप लोग ही तो बोल रहे थे। तो एप्लीकेशन पर भी, यूट्यूब पर क्लास हो रहा है तब पर भी आपको दिक्कत है, अगर एप्लीकेशन पर क्लास हो रहा है तब पर भी आपको दिक्कत है। चलिए देखिए, उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। उस विलेन की क्या करे बाबू? मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता, उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। उस विलेन की क्या करना है बाबू? मोलरता ज्ञात कीजिए। उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें, जिसके ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिसमें 5 ग्राम, जिसमें 5 ग्राम पांच ग्राम NaOH, जिसको आप कॉस्टिक सोडा कहते हैं, 5 ग्राम NaOH 450 ml, ध्यान दीजिएगा 450 ml, ध्यान दीजिए बाबू, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 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 ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा ये प्रश्न? देखिए बाबू, यहां पर कैसे ये प्रश्न बनेगा, कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH। अब आप यहां पर देखिए बाबू, ये आपका हो गया विलय हो गया। 5 ग्राम NaOH है ना, तो ये आपका क्या हो गया? विलय हो गया, ये विलय हो गया। 450 ml क्या है यहां पर? तो 450 ml आपका विलयन है, यानी कि विलयन का आयतन पता हो गया कि यहां पर V बराबर में कितना है? 450 ml है। और यहां पर विलय का द्रव्यमान कितना है? तो WA बराबर में 5 ग्राम है। कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। अब आपको मोलरता निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। तो आप क्वेश्चन को आप सिर्फ ध्यान से देखिए बाबू, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब बताइए पहले कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलिए बाबू, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? फिर हम आप लोग को सिखाएंगे कि ये बनेगा कैसे। 5/18 आंसर है सर। अच्छा, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब देखिए बाबू, यहां पर बनेगा कैसे, अगर इसकी हम चर्चा करें तो देखिए यहां पर क्या है, NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये देखिए। यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर आपको दिया हुआ है विलय का द्रव्यमान, यानी कि WNaOH बराबर में कितना दिया हुआ है? तो ये आपको 5 ग्राम दिया हुआ है। बोलिए, समझ में आ रहा है बाबू आपको? दूसरी नंबर बात कि आपको यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम कहें कि इसका NaOH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान को इस प्रकार से सूचित करते हैं, आणविक द्रव्यमान को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, NaOH बराबर में इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मतलब कि एक बच्चे मुझे मतलब कि मैसेज किए थे कि सर आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाइए। बाबू, हम आपको 11th में सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। NaOH, तो Na का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब यदि हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या मिलता है? ऐड करने पर यहां पर मिलता है 40 ग्राम मिलता है। कितना ग्राम मिल रहा है? 40 ग्राम मिल रहा है।
अब यदि यहां पर देखा जाए 40 ग्राम ये हो गया, तो अब विलयन का आयतन कितना है वो देख लीजिए। यहां पर विलयन का आयतन कितना है, तो 450 ml है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए V का मतलब होता है विलयन, और ये विलयन किसका है, सॉल्यूशन का है, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे ये सॉल्यूशन। यानी कि विलयन का आयतन, V का मतलब आयतन, सॉरी V का मतलब क्या हुआ, आयतन, और ये आयतन किसका है, विलयन का है, तो विलयन लिख दिए। बराबर में क्या हो गया, 450 ml हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे, अब सूत्र से क्या लिखेगा, अब सूत्र से लिखेंगे, तो मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला है, बोलिए। मोलरता बराबर फॉर्मूला है WA गुने में 1000 गुने में MA, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं WNaOH गुने में 1000 अपॉन में M, और यहां पर लिखेंगे NaOH, और इनटू में भी ml में लिखेंगे। अब यदि आप इसे फॉर्मूला पर लेकर के चलते हैं बाबू, तो फॉर्मूला पर क्या होगा, WNaOH का मान कितना है, तो WNaOH का मान 5 ग्राम है, तो यहां पर लिखेंगे 5 ग्राम लिखेंगे, एक गुने में 1000 लिखेंगे, क्या लिखेगा 1000, 5 गुने में 1000 अपॉन में यहां पर m कितना है बाबू, तो m जो है आपका यहां पर 40 ग्राम है, तो यहां पर लिख देंगे 40 गुने में आयतन कितना है, तो 450 है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। सॉल्व कीजिए इसे, क्या होगा, तो 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो यहां पर 8 होगा, और 8 से यदि हम 1000 को काटते हैं, इस 8 से यदि हम 1000 को काटते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 2 0 8 दूनी 16 4, यहां पर 125 होगा। अब 125 और 450 को यदि आप काटते हैं, तो यहां पर बनता है आपका 5 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहां पर 17 नहीं 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि आपके पास बच रहा है 5/18। जब भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने पर आपको जो है यहां पर आंसर होगा 0.287 होगा, और यहां पर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स होगा, क्या होगा, मोल प्रति लीटर, इसका क्या होगा, इकाई होगा। याद रखिएगा, इसका इकाई कितना होगा, तो इसका इकाई मोल प्रति लीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई क्या होगा, तो मोल प्रति लीटर होगा। तो आपको याद रखना है कि मोलरता का जो इकाई होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, ये बात भी आपको याद रखना होगा। ठीक है बाबू, मोलरता का जो इकाई होता है वो कितना होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है, ये बात भी आपको याद रखना होगा। हाँ, मोल प्रति लीटर होता है, ये बात भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। समझ में आया बाबू आपको, समझ में आया। एमएल में है, एमएल में है तो वो मिली इनवर्स लीटर हो जाएगा, यहां पर एमएल इनवर्स हो जाए, सॉरी यहां पर एमएल इनवर्स होगा, यहां पर एमएल इनवर्स होगा, मोल एमएल इनवर्स होगा, मोल एमएल इनवर्स होगा, यहां पर एमएल इनवर्स 1 होगा, एमएल इनवर्स 1 होगा। ठीक है, एमएल इनवर्स 1 होगा। चलिए अब आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मोललता पर चलते हैं, कि अब हमारा मोललता के टॉपिक को देखना है। ध्यान दीजिए, वो मोलरता था और ये जो है मोललता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। वो आपका मोलरता था, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर 278 बुक में दिया है, अब बुक में 287 दिया है, 287 क्या दिया है भाई, अप्रोक्स मान जो है वो दिया होगा, इसमें क्या है, यहां पर 288 दे सकता है अप्रोक्स मान। ठीक है, तो वो तो अप्रोक्स मान दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक एक चीज को किताब से मिलाते हैं ना जी। चलिए, मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं बाबू, मोलैलिटी बोलते हैं मोललता को, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं।
दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहां पर ये आपका मोलरता था, ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका मोलरता था, और अब हम पढ़ रहे हैं मोललता पढ़ रहे हैं, यानी कि मोलैलिटी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर पता क्या चलेगा? अरे विकास भाई यार क्यों इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो सर, डेटा खत्म हो रहा है, माइंड मेरा बार बार उसी पर चला जा रहा है। एक बच्चे जो जशवारी कुमार जो भी हैं वो लिख रहे हैं कि सर चैप्टर 1 का नोट्स एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बार बार माइंड डिस्ट्रक्ट होता है, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे सही से, जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट मैटर पर बात कीजिए, ठीक है? सब्जेक्ट मैटर पर बात कीजिए। सर मैथ का क्लास कब होगा? अरे यार हद हो गया यार। चलिए देखिए यहां पर ये आपका मूलरता था, और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं मूललता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मूललता पढ़ रहे हैं। अब यहां पर मूललता और मूललता में बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रति लीटर है, प्रति लीटर विलियन है, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है आपको, दो तीन वर्ड पर ध्यान देना है। प्रति लीटर विलियन है यहां पर। अब आपको ध्यान देना है प्रति किलोग्राम विलायक, क्या ध्यान देना है? प्रति किलोग्राम विलायक ध्यान देना है, या प्रति केजी विलायक ध्यान देना है। तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रति किलोग्राम विलायक, विलियन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विलियन नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि प्रति किलोग्राम विलायक बोल रहे हैं। विलायक जिसमें हम किसी चीज को घोलते हैं, या फिर विलियन में जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। तो मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि प्रति केजी विलियन में, क्या कह रहे हैं बाबू, या प्रति केजी विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो बस एक सिंपल सा शब्द है, प्रति केजी विलायक में, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, क्या कहा है, क्या कहा है बाबू? प्रति केजी विलेय में, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मोललता। क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। तो यहां पर मोललता का परिभाषा यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रति केजी विलायक में, प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक, अब यहां पर देखें, यहां पर देखिए यार क्या है कि मोललता में क्या है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। सिंपल सी बात है यहां पर। अब कमेंट्स पर ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर हमें पता भी तो नहीं चलेगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। और समझ में, हम यहां पर अगर बच्चे का कमेंट देखना चाहते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं, तो बच्चे लिखते हैं कि सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, सर ये कर दीजिए, नोट्स नहीं, नोट्स याद, क्या सब लिख रहे हैं, हमको तो अजीब लग रहा है आज पढ़ाने में, छोड़ दे, बंद कर दे क्लास। अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं आप लोग। मोबाइल नंबर एक दे रहे हैं, स्वाति मेरा मोबाइल नंबर है, ब्लॉक करवा देंगे ना बस, फिर 1500 रुपया दे करके क्लास खुलवाना पड़ेगा। कर दे ब्लॉक क्या? स्वाति मेरा ये नंबर है, क्या ये मेरा नंबर है?
कुछ नहीं रखा है भाई इन सब चीजों में। जिसके लिए तुम अभी मर रहे हो ना, वो किसी और के साथ चली जाएगी। फिर तुम अपना नंबर स्वाति मेरा नंबर है, ये क्या चल रहा है। और स्वाति की अगर गार्जियन देख रहे हैं या जो बच्चे के गार्जियन देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चे को देखो यार कि वो कमेंट्स में क्या कर रहा है। हद हो गया आज तो डिस्टरबेंस का। अब जमाना उल्टा है भाई साहब, जमाना अब उल्टा है। पहले एक राजा के 10 रानी होते थे, अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। तो ये बात क्यों नहीं सोचते हो यार। हम नहीं चाहते ये सब चीज बोलने के लिए, अब जबरदस्ती बुलवाते हो हमसे। ये सब चीज आप सुनना चाहते हो, एंड आई डोंट वांट टू टॉक स्पीक दिस टाइप ऑफ मैटर्स। स्वाति स्वाति करते रहोगे, स्वाति चली जाएगी किसी और के साथ, अपने उसके बाद डांस करते रहना। पर न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। मोललता की बात चल रही है, मोललता की बात चल रही है। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। अब एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कि ये मोललता जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर विलायक की बात किया गया है। इस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, प्रति लीटर विलायक की बात किया गया है। सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पात्र है, यहां पर हमारे पास एक पात्र है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर हमारे पास क्या है? एक पात्र है। ये हमारे पास एक क्या है? पात्र है। और इस पात्र में जो है, इस पात्र में हम 1 केजी विलायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 केजी विलायक ले रहे हैं। इतना आपको सिर्फ ध्यान देना है। 1 केजी क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं। 1 केजी विलायक ले रहे हैं। ये देख लीजिए, 1 केजी क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं। यानी कि 1000 ग्राम क्या ले रहे हैं बाबू? तो 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं। 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं। 1000 ग्राम क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं। 1000 ग्राम क्या ले रहे हैं? विलायक ले रहे हैं। अब इस 1000 ग्राम विलायक में ध्यान दीजिएगा बाबू, 1000 ग्राम विलायक है यहां पर। ध्यान दीजिए, 1 केजी विलायक है या फिर 1000 ग्राम विलायक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर विलायक कितना है? यहां पर विलायक कितना है? ये देखिए बाबू, यहां पर विलायक कितना है? तो विलायक 1 केजी है। या फिर विलायक कितना है? तो विलायक आपका 1000 ग्राम है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि विलायक या तो आप 1 केजी ले लीजिए, या फिर विलायक आप 1000 ग्राम ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, या तो 1 केजी ले लीजिए या फिर 1000 ग्राम ले लीजिए। अब क्या होगा मेरे भाई, समझना जरा, कि यहां पर विलेय के जितने मोल होंगे, यहां पर विलेय के जितने भी मोल होंगे, उन मोल की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता। मोललता क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं या फिर मोलैलिटी कहते हैं। अब आप सोच करके बताइए कि अगर हम यहां पर विलेय की मात्रा, अगर हम यहां पर विलेय की मात्रा 1 मोल मिला रहे हैं, 1 मोल मिला रहे हैं, तो इसकी मोललता कितना होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर हम यहां पर विलेय 1 मोल मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम विलेय 1 मोल मिला रहे हैं, तो इसकी मोललता का मान कितना होगा? बताइए। तो इसकी मोललता का मान कितना होगा? तो इसकी मोललता का मान होगा 1 लीटर, सॉरी 1 मोल। 1 मोल, ठीक है बाबू, 1 मोल होगा। अब यहां पर आप समझिएगा बाबू, नेक्स्ट बात यहां पर समझिएगा कि मोललता को सूचित किससे करते हैं। आपने पहले यह बात जान चुका है कि यहां पर कि मोललता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न यह है कि मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को
स्मॉल एम लिखना है। स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। ये छोटा सा लाइन लिख लीजिएगा, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। स्मॉल एम से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। दूसरी नंबर बात है कि मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बोलिए। मोललता पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी। मोलैलिटी तो मोललता पर, मोलैलिटी पर ताप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलिए जल्दी से बाबू। मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है वो भी हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले इसको लिखिए। मोललता पर, बहुत वीवीआई लाइन है ये। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं पड़ता है ये देखिए बाबू। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात हम लोग 9th में पढ़े थे फिजिक्स में। ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में फिजिक्स में ये बात हम लोग पढ़े थे कि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्यमान है और ये यदि द्रव्यमान है तो यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर टेम्परेचर घटाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताइए कि कितने मेरे प्यारे छात्र को, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ गया। एक बार कमेंट सेक्शन में 1 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। रजनीकांत शर्मा बोलो यार, गोलू, निशांत, मेरे नाम से भी एक, वाह। चलिए ठीक है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिए बाबू कि अगर हम ये कहे कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ये कहे कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होगा? मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होगा बाबू? ये देखिए, मोललता बराबर फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। यहां पर जो विलेय मिला रहे हैं, यहां पर जो विलेय मिला रहे हैं, तो इन विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे यहां पर? विलेय के मोलों की संख्या लिखिए बाबू, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या होगा बाबू? तो अपॉन में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। ये द्रव्यमान किस चीज में है? तो ये द्रव्यमान केजी में है। किस चीज में है बाबू? द्रव्यमान किस चीज में है? तो द्रव्यमान केजी में है। अब यहां पर देखते हैं क्या है कि मोललता बराबर, अब देखिए बाबू यहां पर मोललता बराबर अब क्या होगा, इसके ठीक नीचे देखिएगा कि यहां पर हम लिखेंगे मोललता। ये वाला लाइन सबको समझ में नहीं आता है, मोललता ये लाइन सबको समझ में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। मोललता बराबर यहां पर विलेय की जो मोलों की संख्या है ना, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर जो आपको ये विलेय के मोलों की संख्या दिखाई दे रहा है, इस विलेय के मोल की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? विलेय के द्रव्यमान बटा में विलेय का आणविक द्रव्यमान। बोलिए सर नो, मैंने क्या बोला कि विलेय की मोलों की संख्या जो है, इस विलेय की मोलों की संख्या पर क्या लिखेंगे? विलेय के द्रव्यमान बटा में विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि ये मोल की संख्या है, क्योंकि ये मोल की संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? यहां पर देखिएगा, यहां पर लिख सकते हैं विलेय के द्रव्यमान, क्या लिखिएगा? विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान बटा में क्या लिखेंगे? तो बटा में हम लिखने वाले हैं विलेय के आणविक द्रव्यमान। विलेय के क्या लिखेंगे बाबू? बोलिए, विलेय के आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान हो गया।
दूसरी नंबर बात क्या होगा यहां पर देखिएगा, तो विलायक का द्रव्यमान यहां पर केजी में है, तो यहां पर हम लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और यहां पर विलायक के द्रव्यमान जो केजी में है, इसे हम क्या कर देते हैं बाबू, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। और यदि ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, तो ऊपर में 1000 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 1000। अब बताइए ये लाइन समझ में आया आप लोग को, फिर इसको हम क्या करेंगे, छोटा बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक बार ये बता दीजिए, क्या ये मोललता का सूत्र आप लोग को समझ में आया, यहां तक की बात समझ में आया। फिर हम आगे और थोड़ा सा इसे बढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा और इसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। मोललता को किससे सूचित करते हैं, चलिए बताइए बाबू। मोललता को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो मोललता को सूचित किया जाता है स्मॉल m से। बराबर में विलेय के द्रव्यमान को हम किससे सूचित कर सकते हैं, तो WA से। मान लेते हैं कि विलेय A है, विलेय A है और विलायक यहां पर V है, ध्यान दीजिएगा V है। तो यहां पर विलेय का हो गया आपका WA, अप गुने में क्या हो जाएगा, तो गुने में हो जाएगा 1000, अपॉन में क्या होगा, तो विलेय के आणविक द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, बोलिए तो। विलेय के आणविक द्रव्यमान को किस चीज से सूचित करेंगे, बताइए जल्दी से। विलेय के आणविक द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान MAC। तो यहां पर लिख सकते हैं MA लिखेंगे। अब विलायक का जो द्रव्यमान है, तो विलायक के द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, तो यहां पर करेंगे WV से। किससे, WV से। ये हो गया आपका मोललता का फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला हो गया बुआ, मोललता का फॉर्मूला हो गया, मोललता का फॉर्मूला हो गया। किस चीज का हो गया बाबू, मोललता का फॉर्मूला हो गया। किस चीज का फॉर्मूला हो गया, मोललता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए बाबू, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे, या फिर इसका इकाई हम बता देते हैं, यूनिट बता देते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है बाबू, वो SI मात्रक हम बताते हैं। मोललता का SI मात्रक क्या होता है, तो मोललता का SI मात्रक होता है मोल, मोल केजी इनवर्स होता है। क्या होता है, मोल केजी इनवर्स होता है। SI मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, SI मात्रक है। मोल केजी इनवर्स क्या है, SI मात्रक है। ये बात आप याद रखिएगा, क्या है, SI मात्रक क्या है, तो मोल केजी इनवर्स है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात पर, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं छोटा सा। ठीक है बाबू, यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं कि 4.9 ग्राम, ध्यान दीजिएगा बाबू, 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम H2SO4 को, H2SO4 को 250 ml, ध्यान दीजिएगा बाबू, 250 ml जल में घोला गया है। 250 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, 250 ml जल में घोला गया है, घोला गया है, घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की, विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें। चलिए बनाइए, विलयन की मोललता ज्ञात करें। क्या करना है बाबू, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। ये आपका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, TRQ है, TRQ है। बनाइए, बना के बताइए। तो ml कैसे होगा, उसको ग्राम मान लीजिए ना, ml को ग्राम में लेकर के चलिए ना। जल में ml और ग्राम दोनों एक ही चीज होता है बाबू। जल में जो है ml और ग्राम दोनों एक ही चीज होता है। तो जो यहां पर 250 ml दिया गया है, इसे आप ग्राम लेकर के चलिए ना, इसे आप ग्राम में बनाइए, ग्राम में बनाने की कोशिश कीजिए, ग्राम में बनाइए, ग्राम में बना दे। जल के लिए दोनों सेम होता है। यहां पर चलिए हम आपको लिख देते हैं, ग्राम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। जल के लिए दोनों एक ही चीज है, जल के लिए दोनों एक ही चीज है। ग्राम लिख दिए, चलिए बनाइए।
सर मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछता है क्या? फॉर्मूला नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं ना बनेगा बाबू आपसे, फॉर्मूला तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको अगर अंतर पूछेगा कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है, तो उस जगह पर तो आपको बनाना पड़ेगा, उस जगह पर तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए यहां पर सोल्यूशन में देखिए बाबू क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है ये देखिए यहां पर। तो आपको WH2SO4 यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान दिया हुआ है, देखिए कितना है, तो 4.9 ग्राम है। कितना है बाबू? 4.9 ग्राम दिया हुआ है। सीखिए यहां पर मैंने बोला कि यहां पर H2SO4 का द्रव्यमान कितना है, तो H2SO4 का द्रव्यमान H2SO4 ये 4.9 ग्राम है। अब हम यदि आपसे ये कहे कि आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है H2SO4 का, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, निकाल के बताइए कितना होगा। चलिए जल्दी से, एक बच्चे आंसर भी लिख करके भेजे हैं, कुंदन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपको। तो क्या होगा यहां पर देखिए, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो देखिए पहले H2SO4 यहां पर लिख दीजिए, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान यदि एक होता है, तो यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुने में 1 लिखेंगे, और यहां पर सल्फर है, तो सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, याद रखिए बाबू। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस में 32 लिखेंगे, और यहां पर 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, तो यहां पर लिख देंगे 16 गुने में 4, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 प्लस में 32 प्लस में 64, और सबको जोड़ दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 98 ग्राम होगा। कितना होने वाला है, 98 ग्राम होने वाला है। ध्यान दीजिए क्या होने वाला है बाबू, 98 ग्राम होने वाला है, यानी कि 98 ग्राम होने वाला है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बाबू कि हम आपको, अच्छा विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो ये देख लीजिए यहां पर WH2O कितना दिया हुआ है, तो WH2O दिया हुआ है 250 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 250 ग्राम दिया हुआ है। अब मोललता बराबर फॉर्मूला लगाइए, मोललता बराबर फॉर्मूला लगाइए, मोललता बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है मोललता बराबर, स्मॉल m बराबर में क्या होता है, तो स्मॉल m बराबर होगा यहां पर WA गुने में 1000 अपॉन में MA इंटू में WB होगा। चलिए मान रखिए बाबू यहां पर, यदि यहां पर आप मान रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए WA का मान कितना है, देखिए WA का मान 4.9 है, तो यहां पर रख देंगे WA से अच्छा होगा कि आप यहां पर लिखिए WH2SO4 गुने में 1000, और यहां पर लिखिए MH2SO4, और यहां पर लिखिए WH2O लिखिए, ऐसे लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बताइए कि यहां पर जो है से आपके पास H2SO4 का द्रव्यमान कितना है, 4.9 ग्राम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4.9 लिखेंगे, और यहां पर गुना का चिन्ह है, तो यहां पर ये गुना का चिन्ह लगाएंगे, और यहां पर यदि 1000 है तो यहां पर 1000 लिखेंगे। अब बटा में बताइए आणविक द्रव्यमान कितना निकाले हैं, जल्दी से बताइए बाबू, यहां पर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना निकाले हैं, जल्दी बोलिए, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है ये बताना है जल्दी से। यस, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम, देख सकते हैं 98 ग्राम है। कितना है बाबू, 98 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 98 गुने में H2O का मान कितना है, तो H2O का मान 250 है, यानी कि यहां पर 250 लिख देंगे। अब यदि इसे हम और कैलकुलेट करना चाहे तो देखिए बाबू, ये जो है 4 बार में कट जाएगा, 250 को यदि 4 से गुना करिएगा तो 1000 आएगा, यानी कि 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब आइए यहां पर कि यहां पर ये बच रहा है 4.9, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 4.9 बच रहा है, तो यहां पर 49 गुने में यहां पर लिखेंगे 4, अपॉन में क्या लिखेंगे 98, और गुने में लिखेंगे 10। यहां पर पॉइंट हटाए हैं तो नीचे में 10 कर दिए हैं। अब ये 49 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से यहां पर ये 2 बार में कट जाएगा, तो आपके पास बच रहा है 2 बटा में 10 बराबर में 0.2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0.2। और यदि इसका इकाई लगाइएगा तो यहां पर हम ग्राम में लिए हैं, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा मोल
ग्राम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मोल ग्राम इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? मोल ग्राम इनवर्स होगा। मोल ग्राम क्या होगा? इनवर्स होगा। अब बताइए आप लोग को यहां तक क्लियर है? मोल ग्राम इनवर्स होगा। बताइए बाबू यहां तक क्लियर है क्या? मोल ग्राम इनवर्स होगा। केजी नहीं होगा बाबू, ग्राम में होगा, क्योंकि हमने इसे ग्राम में बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम में बनाया है, ग्राम में बनाया है, इसलिए यहां पर ग्राम होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले टॉपिक पर। अब बताइए आप लोग को मोलरता और मोललता समझ में आया? पहले ये बता दीजिए, ये आपका मोलरता था और ये आपका मोललता है। अब बताइए आप लोग को कि मोलरता और मोललता में यदि आपको एग्जाम में अंतर लिखने के लिए कहे तो क्या आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा? क्या आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं? अब आइए पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, क्या लिखेंगे? पार्ट प्रति मिलियन। अगला जो हमारे सांद्रता ज्ञात करने की विधि है वो है पार्ट प्रति मिलियन है। पार्ट प्रति क्या है बाबू? तो पार्ट प्रति मिलियन है, पार्ट प्रति मिलियन है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इसे पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसे शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसे? इसे शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। स्मॉल में होगा, पीपीएम स्मॉल में होगा। यानी कि अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि यदि इसे इंग्लिश में लिखिएगा तो पार्ट्स पर मिलियन होगा, यदि इसे शॉर्ट में लिखिएगा तो बीपीएम होगा। अब डिपेंड आप पर कर रहा है कि आप कैसे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है बाबू, अब आइए कि इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं कि यहां पर पीपीएम विधि का उपयोग क्यों किया गया। ये बात समझिए बाबू कि यहां पर पीपीएम विधि का उपयोग क्यों किया गया। पीपीएम विधि का उपयोग इसलिए किया गया कि कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनका सांद्रता न तो मोलरता से निकाली जा सकती है, न ही मोललता से निकाली जा सकती है, न ही द्रव्य मोल प्रभाज से निकाला जा सकता है, न ही द्रव्यमान प्रतिशत से निकाला जा सकता है, न ही आयतन प्रतिशत से निकाला जा सकता है, और न ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से निकाला जा सकता है। ठीक है बाबू, पार्ट होगा, पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी विलयन बहुत ही ज्यादा तनु है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में विलयन है और उसमें अधिक एकदम कम मात्रा में विलय मिला हुआ है, तो वैसे जगह पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पीपीएम विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर विलयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर विलयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, विलयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलय उसमें एकदम अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पीपीएम का उपयोग करते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं। अगर कोई पूछे कि हम लोग पीपीएम का उपयोग क्यों करते हैं, तो वैसे विलयन जो बहुत ही तनु होते हैं या फिर तनु विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीपीएम विधि का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, तनु विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीपीएम विधि का प्रयोग किया जाता है। इतनी छोटी सी लाइन आप याद रखिएगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन हम पढ़ाए हैं आप लोग को। तो तनु विलयन की यदि सांद्रता ज्ञात करना हो तो आप पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पीपीएम का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे बाबू? पीपीएम का उपयोग करेंगे। अब बताइए, क्या यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़े? यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। संजना कुमारी बोलिए। आइए बाबू देखिए, यहां पर अगर हमें पीपीएम के बारे में पूछा जाए, पीपीएम के बारे में पूछा जाए तो हम लोग क्या बताने वाले हैं कि किसी विलयन के 10 के पावर 6 भागों में, 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा ज्ञात करने के लिए या उपस्थित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम विधि कहते हैं, या फिर पीपीएम क्या कहते हैं? पीपीएम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को किसी विलयन, यानी कि आपको एक याद रखना है विलयन,
विलियन, और यहां पर 10 के पावर 6 याद रखना है। कितना याद रखना है? 10 के पावर 6, यानी 10 के पावर 6 का मतलब होता है 1 पर 6 गो जीरो होता है, 1 पर 6 गो जीरो होता है, और इसका मतलब होता है 10 लाख होता है। कितना लाख होता है बाबू? 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। और 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। यानी पीपीएम का मतलब हुआ कि विलयन के 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं। क्या बोले? कि विलयन के 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? पीपीएम कहा जाता है। कितने स्टूडेंट को क्लियर हुआ ये बात? मैंने बोला कि एक ये विलयन है और इसमें 10 के पावर 6 भाग में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी उस चीज को क्या कहा जाता है? पीपीएम कहा जाता है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, ये जो है 10 पीपीएम है एयर में, 10 पीपीएम है एयर में। हवा में जो है ये 10 पीपीएम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि NO जो है ये 10 ml है। कितना है? 10 ml उपस्थित है। कितना में उपस्थित है? तो 1 लाख ml में, 1 लाख ml में जो है, 1 लाख ml में जो है NO का 10 ml उपस्थित है। ml का 10 ml उपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ। बोलिए, अगर हम कह रहे हैं, फिर से समझिए कि NO जो है ये 10 ppm है। ध्यान दीजिएगा, 10 ppm है। किस चीज में है? एयर में है। 10 ppm एयर में है। इसका मतलब क्या है कि 10 ml, ध्यान दीजिए बाबू, 10 ml NO जो है ये 10 लाख ppm, 10 ml NO जो है वो, सॉरी 10 ml NO जो है वो 10 लाख में, कितना में? 10 लाख ml में घुला हुआ है। 10 लाख ml में घुला हुआ है। अब बताइए, क्या आप लोग को यह बात क्लियर हुआ? जल्दी से बोलिए बाबू, क्या आप लोग को यह बात क्लियर हुआ? पीपीएम वाला, क्या पीपीएम वाला? पीपीएम का कोई इकाई नहीं होता है, याद रखिएगा बाबू। पीपीएम का कोई इकाई नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ये छोटी सी लाइन आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो अब यदि इसे हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर पार्ट प्रति मिलियन को क्या लिखेंगे कि विलयन के 10 के पावर 6, ध्यान दीजिए, विलयन के 10 के पावर 6 भागों में, 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा, क्या लिखिएगा बाबू? उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहा जाता है, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पीपीएम कहा जाता है। पीपीएम कहा जाता है। ये आपको एक छोटा सा डिफिनेशन है जो आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? पीपीएम कहा जाता है, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन कहा जाता है। ठीक है? पार्ट पर मिलियन सर इंग्लिश वर्ड है, हाँ हमें पता है। हिंदी में लिखे हैं पार्ट प्रति मिलियन, हिंदी में भी वही है, पार्ट प्रति मिलियन। इंग्लिश में है पार्ट्स पर मिलियन। बस इतना ही का अंतर है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है? अब आइए यहां पर विलियन होगा बाबू, विलियन होगा, बिलियन होगा, विलायक नहीं होगा, बिलियन होगा, विलायक नहीं होगा, विलियन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? विलायक नहीं होगा, विलियन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब मान के चलिए कि माना कि विलय ए है, माना कि विलय ए है, ध्यान दीजिएगा बाबू, माना कि विलय ए है जिसका द्रव्यमान क्या होगा बताइए? जिसका द्रव्यमान क्या होगा बताइए? जिसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? Ma है, तथा विलायक V है, तथा विलायक क्या है? तो विलायक V है, विलायक V है, जिसका द्रव्यमान कितना है बाबू बोलिए? तो जिसका द्रव्यमान जो है, जिसका द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? तो MB होगा। क्या होगा? तो जिसका द्रव्यमान आपका क्या होगा बाबू? तो द्रव्यमान MB होगा। क्या होगा? द्रव्यमान MB होगा। अब इसका सूत्र देखिए,
पीपीएम बराबर में सूत्र क्या होगा, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन बराबर सूत्र क्या होगा वो देखिएगा। यहां पर आपका सूत्र होगा पीपीएम बराबर में क्या होगा वो देखिए। विलेय का द्रव्यमान ऊपर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विलेय का द्रव्यमान आपको ऊपर में लिखना है, विलेय का द्रव्यमान आपको ऊपर में लिखना है, बटा में विलयन का द्रव्यमान नीचे में लिखना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, क्या लिखिएगा, विलयन का द्रव्यमान लिखिएगा, विलयन का द्रव्यमान लिखिएगा, और गुने में यहां पर 10 के पावर 6 लिख दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, पीपीएम का सूत्र हो गया, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र है ये, पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र है ये, ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन का क्या है ये सूत्र है। अब यहां पर आइए बाबू, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहां पर पीपीएम बराबर में क्या होगा, पीपीएम बराबर में विलेय का द्रव्यमान कितना है बताइए, चलिए विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का द्रव्यमान MA है, तो यहां पर लिख देंगे MA लिखेंगे, क्या लिखिएगा, यहां पर लिखेंगे MA लिखेंगे, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान कितना है बताइए बाबू, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलेय के द्रव्यमान प्लस में विलायक के द्रव्यमान, क्या होगा, विलेय के द्रव्यमान प्लस में विलायक के द्रव्यमान होगा। तो आप देखिए बाबू, विलेय का द्रव्यमान कितना है, MA है, प्लस में विलायक के द्रव्यमान कितना है, तो विलायक के द्रव्यमान MB है, और यहां पर गुने में 10 के पावर क्या होगा, 6 होगा। ये आपका पीपीएम का सूत्र हो गया। किसका सूत्र है बाबू, तो ये आपका पीपीएम का सूत्र हो गया। किसका सूत्र है, पीपीएम का सूत्र है, पीपीएम का सूत्र है। इसमें क्या होता है कि विलेय जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्या होता है बाबू, आपको अगर पार्ट्स पर मिलियन के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना ही जवाब दीजिएगा कि इसमें विलेय जो होते हैं, विलेय जिसको घोलते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं कि विलेय बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसमें विलेय बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्या लिखेगा बाबू, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। दूसरी नंबर बात यहां पर आइए, यहां पर आइए, देखिए बाबू सेकेंड बात क्या है कि यह विधि अत्यंत तनु विलयन के लिए लागू होता है। क्या होता है बाबू, यह विधि अत्यंत तनु विलयन के लिए लागू होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर, तो ये लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर हम लिखेंगे कि यह विधि अत्यंत तनु विलयन के सांद्रता, यह विधि अत्यंत तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन के सांद्रता, अत्यंत तनु विलयन के सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए लागू होता है, लागू होता है, लागू होता है। ये हो गया। तीसरी नंबर बात है कि इसका कोई मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर जो आप देख रहे हैं पीपीएम जो देख रहे हैं, तो पीपीएम का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान अगर केजी में होगा तो ये भी केजी में होगा, और केजी से केजी यहां पर कट जाएगा तो ये 10 के पावर 6 रखा 6 रहेगा। तो यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर पीपीएम का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या याद रखना है बाबू, जो आपका पार्ट्स पर मिलियन है, जो आपका पीपीएम विधि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। बाद बाकी आप मोलरता और मोललता का जो है यूनिट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या, छोटा सा एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, या फिर मोललता कहां पर युग, पीपीएम कहां पर युग होता है, देख सकते हैं। जैसे ये उपयोग होता है कहां कहां पर, तो जल के कठोरता के ज्ञात करने में, जल के कठोरता ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, कठोरता ज्ञात करने में,
जल के कठोरता ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर पीपीएम का कहां उपयोग होता है, तो जल में कितने मात्रा में क्लोरीन घुला हुआ है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं कि जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में, जल में उपस्थित ध्यान दीजिएगा, जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में, क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में, क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में उपयोग होता है। क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने में उपयोग होता है, ज्ञात करने में उपयोग होता है। और कहां पर उपयोग हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो और इसका वायु प्रदूषण ज्ञात करने में, ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। ये सब पीपीएम का उपयोग है वायु प्रदूषण ज्ञात करने में। जब आप लोग को लास्ट चैप्टर 11th में पढ़ा रहे थे तो हम वायु प्रदूषण पढ़ाए थे। वायु प्रदूषण को ज्ञात करने में, वायु प्रदूषण को क्या करने में बाबू, तो ज्ञात करने में, वायु प्रदूषण को ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, तो पीपीएम का उपयोग होता है। अब हमको लगता है कि आप लोग को पीपीएम समझ में आ गया होगा। अब बताइए कितने स्टूडेंट को पीपीएम विधि समझ में आया, एक बार कमेंट में लिखिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कहां चलेंगे, न्यूमेरिकल पर चलेंगे। हेलो सर, न्यूमेरिकल कब करवाइएगा, अभी जस्ट करवाएंगे। ठीक है, जस्ट करवाने वाले हैं। चलिए अब आइए बाबू एक न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। चलिए, समुद्र जल की प्रति किलोग्राम में, ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, क्वेश्चन नोट कीजिए, TRQ है आपका, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। समुद्री जल, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में यानी कि पर केजी में, प्रति किलोग्राम में, ध्यान दीजिएगा बाबू क्या है, प्रति किलोग्राम में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली है, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो अब क्या करना है, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की सांद्रता, आप सूत्र पर बैठाइए बाबू, एक यूनिट कर दीजिएगा, समान यूनिट में कीजिएगा। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें, पीपीएम में ज्ञात करें, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। बताइए अब जल्दी से बोलिए बाबू, पीपीएम, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की सांद्रता जो है आपको पीपीएम में ज्ञात करना है, पीपीएम में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया हुआ क्या है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखना है, दिया है। बनाइए आप लोग। सर मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है, मोलरता का एसआई मात्रक होता है बाबू मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है। चलिए बनाइए बाबू, यहां पर क्या होने वाला है, दिया है, क्या है दिया हुआ था, देखिए यहां पर विलय ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना है, ध्यान दीजिएगा, विलय यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, बताइए बाबू, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया हुआ है 5.9 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम है, 5.9 ग्राम दिया हुआ है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5.9 ग्राम लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए बाबू कि अगर ये ग्राम में है, हमें इसे केजी में बदलना होगा, तो हम कैसे बदलेंगे बताइए। अगर हमें ये ग्राम में है, 5.9 ग्राम है, यहां पर 5.9 ग्राम है, अगर हमें इसे केजी में बदलना होगा तो 1000 से गुना करेंगे कि भाग करेंगे, बताइए। 1000 से गुना करेंगे या भाग करेंगे, ये बता दीजिए। 1000 से गुना करेंगे या भाग करेंगे। एक बच्चे बोले हैं कि सर गुना करना होगा, नहीं बाबू, भाग करना होगा ना, मल्टीपल कैसे करेंगे, केजी को ग्राम में बदलना होता है तब गुना करते हैं। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 5 केजी में 5000 ग्राम। लेकिन अगर 5000 ग्राम है और उसे केजी में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड दीजिएगा,
तो यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5.9 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, बराबर में 5.9 बटा में 10 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बताइए बाबू, क्या 5.9 गुने में 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, बोलिए तो जल्दी से। यहां पर 5.9 गुने में 10 के पावर 3 लिखा जा सकता है, बोलिए जल्दी से, 10 के पावर 3 लिखा जा सकता है। अब ये 10 के पावर 3 यहां पर प्लस में है, तो यदि ये ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको यहां पर लिख सकते हैं कि 5.9 गुने में 10 के पावर -3 kg हो गया। अब आइए नेक्स्ट बात पर, अब आइए नेक्स्ट बात पर कि नेक्स्ट बात क्या है, यहां पर नेक्स्ट बात क्या है उसको समझिए, नेक्स्ट बात क्या है उसको समझिए बाबू। यहां पर अब अगली बात देखिए, विलयन जल का द्रव्यमान कितना है वो देखिए, यहां पर लिखते हैं विलयन, विलयन मतलब क्या हुआ, जल का द्रव्य, विलयन मतलब क्या हुआ, जल का द्रव्यमान कितना है ये बताइए, जल का द्रव्यमान कितना है ये बताइए। तो जल का द्रव्यमान यहां पर दिया हुआ है प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मतलब हो गया यहां पर कितना, तो 1 kg हो गया, कितना हो गया, 1 kg हो गया, ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 kg हो गया, याद रखिएगा यहां पर क्या हो गया, 1 kg हो गया, तो यहां पर ये 1 kg हो गया। अब आइए नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट बात पर यहां पर आते हैं, 1 kg हो गया यहां पर ये, और ये आपका किस चीज में था, 5.8 ग्राम में था ना, 1 kg बराबर में 1000 ग्राम हो गया यहां पर, ठीक है, ये 1000 ग्राम हो गया। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -3 kg हो जाएगा ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है, 1 kg बराबर में अगर हम इसको लिखे तो ये ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम हो सकता है, कितना ग्राम होगा बाबू, 1000 ग्राम होगा, लेकिन यहां पर 1000 ग्राम की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केजी में कन्वर्ट किए हुए हैं। अब आप देखिए पीपीएम बराबर में क्या होगा, तो पीपीएम बराबर में हो जाएगा यहां पर एम ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एम ए प्लस में एम बी होगा, एम ए प्लस में एम बी गुने में 10 के पावर कितना होगा, 6 होगा। अब यहां पर यदि देखें तो एम ए का मान कितना है, ये देखिए एम ए का मान कितना है, तो एम ए का मान है 5.9 गुने में 10 के पावर -3 है, तो यहां पर हो जाएगा 5.9 गुने में 10 के पावर -3, और यहां पर हो जाएगा आपका क्या, 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 kg है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसे सोल्यूशन कीजिएगा तो 5.9 गुने में 10 के पावर +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहां पर 3 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.8 ग्राम होगा सर, नहीं बाबू 5.8 ग्राम गुने में 10 के पावर -3 आ रहा है, 5 क्या है 5.9 गुने में 10 के पावर 3 आ रहा है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन में 5.8, अच्छा 5.8 है, अच्छा यहां पर 5.8 है तो इसको 5.8 कर दीजिए ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, 5.8 कर दीजिए इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 5.8 कर दीजिए, इससे क्या दिक्कत है, 5.8 कर दीजिए। और देखिए बाबू सही आंसर है क्या, बताइए। अब आप लोग को यहां तक समझ में आया, बोलिए एक बार, क्या यहां तक की बातें आप लोग को समझ में आया, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया आप लोग को, बताइए जल्दी से। तानजीम हुसैन, शानी, मनीष, काजल, रिया, निशु, श्याम, सुमन, प्रिया, निक्की, चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, जो हम आपको रिवीजन करने के लिए बोले हैं वो आप लोग रिवीजन डेली करिएगा, रिवीजन में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है डेली कीजिएगा, हो सकता है तो हम आपको डीपीपी में कल जो है से क्वेश्चन कुछ सेंड करवा देंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और जो है हाँ, और आज जो आप लोग गलती की है और हमसे जो गलती हुई है, क्योंकि हम डांट देते हैं उसके बाद हमें बहुत अफसोस होता है, तो हमने जो डांटा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी बच्चों, मैंने गलती हो गया हमसे, और ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन।
जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।